गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे, क्या कर रहे हो, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो शेड्यूल में अंतर होने की वजह से हम कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 है जो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दो यार, कैसा चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई। 11th में आए हो, 10th के बाद 10th का रिजल्ट आ गया है ना। तो कैसा रहा रिजल्ट, कैसा रिजल्ट रहा। उम्मीद करता हूं 10th में अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। 10th में अच्छे नंबर आए तो उसको अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना। 11th थोड़ी सी बिग लीप मानी जाती है, 10th से 11th में जाना। 11th से 12th उतना बिग लीप नहीं होता है। तो बच्चों, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर कर रहे थे, जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आज जानेंगे थोड़ा बहुत, और हमने बेसिक मोल का यूज क्या है, मोल का पर्पस क्या है, इनको हमने 2 लेक्चर में समझा था। तो मुझे उम्मीद है सारे बच्चे रिवाइज करके आए होंगे, सारे बच्चे बातों को पढ़ के समझ के आए हैं, है ना। किसी को कोई डाउट है कि मोल क्या होता है, मोल को यूज कैसे करते हैं, तो अभी पूछा जा सकता है। अभी धीरे धीरे चैप्टर थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। हम हर चैप्टर में बेसिक से लेके एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे। जेई एडवांस का लेवल नहीं, नीट एडवांस लेवल तक। कि एक बार तुमने इस लेक्चर में सारे सवाल कर लिए, आज के सारे होमवर्क कर लिए एक चैप्टर के, तो गारंटी मान के लो कि नीट में बाहर का नहीं आएगा, नीट में बाहर का नहीं आएगा। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे यार, किए या नहीं किए। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। होमवर्क की इंपॉर्टेंस उससे पूछो जिसका इस साल नीट क्लियर नहीं हुआ। वो तुम्हें सही बताएगा कि उसका नीट अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस रीजन से क्लियर नहीं हुआ कि उसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नोट से ज्यादा जरूरी है पेन और पेपर। जब तक कलम नहीं चलेगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी, जब तक कलम नहीं चलेगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो चलो फटाफट देखते हैं। फॉर सेम वेट ऑफ O2 H2 CH4 द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। देखो समझो, मोल डायग्राम समझा तुमने, याद है या भूल गए? भूल गए तो चलो एक बार फिर से बना के दिखा देता हूं। हमारे सामने क्या है, 4 टाइप की क्वांटिटी होती है, मोल, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम ऑफ गैस। 4 टाइप की क्वांटिटी होती है, मोल ऑफ समथिंग, मास ऑफ समथिंग। वॉल्यूम के लिए मैं ये समझा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि भाई वॉल्यूम की स्टडी अलग अलग होती है, गैस के लिए अलग, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, मास को हमेशा ग्राम में रखते हैं, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर हमें मोल की तरफ जाना है, वी प्रेफर टू डिवाइड, किससे? 1 मोल के मास से। उल्टा आना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 मोल के मास से। सेम कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड या कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ गैस की तरफ जाना है, मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड करेंगे हर बार, और मोल से वॉल्यूम की तरफ आना, मोल से कहीं भी आना हो तो मल्टीप्लाई। 22.4 लीटर विच इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, लीटर में रखी जाती है। एंड नंबर की तरफ आना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, नंबर से मोल जाना है तो उसी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। तो ये बात हमने समझी थी डायग्राम नंबर 1 में कि कभी भी अगर हमें मोल को दूसरी क्वांटिटीज में बदलना है, मोल को दूसरी क्वांटिटीज में चेंज करना है, तो ये डायग्राम हमारा फॉर्मूला याद करने का समय और फॉर्मूला याद करने की मेहनत दोनों बचा लेता है। कि मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड, मोल से आगे आना है तो मल्टीप्लाई। एक और डायग्राम समझा था, मोल मोल कन्वर्जन नाम दिया था, कि जब भी हमें बड़े मियाँ के मोल दिए हैं, किसके मोल दिए हैं? बड़े मियाँ के मोल दिए हैं, और उससे हमें छोटे मियाँ के मोल पे आना है, इसको बोलते हैं मोल मोल कन्वर्जन। उससे हमें कहां आना है? छोटे मियाँ के मोल पे आना है। तो बड़े से छोटे आने के लिए करते हैं गुणा, मल्टीप्लाई, किससे? 1 में कितना है, और छोटे से बड़े जाने के लिए करते हैं डिवाइड, उसी नंबर से कि 1 में कितने एटम है, 1 में कितने एटम है। तो डायग्राम के थ्रू क्या फायदा होता है? डायग्राम के थ्रू हम इन चीजों को ज्यादा बेटर तरह से याद रख सकते हैं, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं।
तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला भी चलता है। अब देखो, मैंने जो होमवर्क दिया था कि सेम मास है, मास सेम है, मोल का रेशियो चाहिए, तो समझो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ो, सीधे आंसर पे मत जाओ। मोल और मास की बात हो रही है, हालांकि फिजिक्स वालों की बात सुनोगे तो मास और वेट अलग है, केमिस्ट्री में इसको सेम मान लेते हैं, होता मास है, वेट को भी मास मान लेते हैं। तो मास और मोल की बात हुई तो रिलेशन सोचो, मोल इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कई लोग इसको गलती से मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर मास की मीनिंग अलग है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, ये मोलर मास है, एक मोल का मास। अब अगर ये सेम है, ये अगर सेम है, तो भैया मोल क्या हो जाएगा? मोल को हम कह सकते हैं, मोल डिपेंड करता है इनवर्सली मोलर मास पे। देखो, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड सिखा रहा हूं, जैसे हम डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, समय बचाते हुए, मेहनत बचाते हुए, कि अगर मास सेम है तो मोल इनवर्सली डिपेंड कर रहा है मोलर मास पे, यानी जो मोल का रेशियो हमें फाइंड करना है, मोल का रेशियो फाइंड करना है फॉर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन, वो रेशियो बच्चों, वो रेशियो इनके मोलर मास के रेशियो के इनवर्स में होगा। यानी हम मोल के रेशियो को लिख सकते हैं, मोलर मास का रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन के लिए। ऑक्सीजन का मोलर मास O2 है तो 32, हाइड्रोजन में H2 है तो 2, मीथेन में 16। अब रेशियो क्योंकि डिवीजन होता है, रेशियो डिवीजन होता है, वेरी गुड आईएल फैन क्लब, वेरी गुड आंसर। रेशियो क्योंकि डिवीजन होता है, तो अगर हम रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो कोई भी चेंज नहीं पड़ता। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 1:16:32, सॉरी 1:16:2। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हालांकि आंसर तुम्हें दिया हुआ भी था पीडीएफ में, बट हमें इस क्वेश्चन को समझना था। क्लियर है सबको? करेक्ट आईएल फैन क्लब, वेरी गुड। अब अगर मैं इसको अगले तरीके से समझूं, क्योंकि हम 11th में है, तो 11th में बच्चे रेशियो में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, धीरे धीरे यूज करते हुए हमें कंफर्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो अगर दूसरी तरह से समझे तो भाई मास सेम है, चलो थोड़ी सी मैथ्स ले आते हैं, इसमें घुसा देते हैं तुम्हारे एक्स को। एक्स आ गया या आ गई, एक्स आ गया या आ गई। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। अब अगर मास एक्स है तो ऑक्सीजन का मोल हो जाएगा, मास को डिवाइड किया मोलर मास से, हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा, मास को डिवाइड किया मोलर मास से, मीथेन का मोल हो जाएगा, मास को डिवाइड किया मोलर मास से, और फिर हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, फिर हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, x/32, x/2, x/16। इसको 32 से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड करो, फिर से हमारा सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:16:2, 1:16:2। तो इस बात को समझो, जिनको ये रेशियो वाली बात डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, वो पहले इस चीज को समझो। इस चीज को समझोगे तो अपने आप दिखेगा कि x कैंसिल हो रहा है। वही बात हमने यहां पे डायरेक्टली कर ली, जो x कैंसिल होने वाला था उसी को हमने यहां पे डायरेक्टली यूज कर लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा टारगेट आंसर निकालना नहीं है, हमारा टारगेट क्वेश्चन के फ्लो को समझना है, हमारा टारगेट क्वेश्चन के फ्लो को समझना है। तो ये था पहला होमवर्क क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया। मोल कन्वर्जन तुम्हारे बहुत क्विक करना है, डायरेक्ट डायग्राम से यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा। एन से मैं जहां भी दिखाऊंगा मोल को रिप्रेजेंट करता हूं। इस पूरे चैप्टर में मैं एन की मदद से मोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर सबको? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चन पे ध्यान दो, थोड़ा सा फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3
are removed from 63 milligram of HNO3, find the number of remaining moles of HNO3. Find number of remaining moles of HNO3. अंजलि देखो एक बार फिर से बता देता हूं क्या किया है हमने यहां पे, दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बोला गया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन मीथेन का मास सेम है तो इनके मोल का रेशियो क्या होगा, यानी मोल और मास की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो हमने मोल और मास के रिलेशन को यूज किया, मोल और मास के रिलेशन को यूज किया। मास सेम है तो बचा क्या, मोल और मोलर मास, यानी कि मोल मास हटा दिया, सेम है, प्रोपोर्शनलिटी में बात कर ली, 1 मोलर मास के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे इनके मोल का रेशियो चाहिए तो वो इनके मोलर मास के रिवर्स रेशियो से आएगा। समझ में आ रही बात? मोल और मोलर मास अपोजिट है, इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं, इसको इनवर्स डिपेंडेंस कहते हैं। तो अगर मोल का रेशियो चाहिए तो मोलर मास का रिवर्स रेशियो यानी डिवीजन में होगा। फिर यहां पे सबके मोलर मास रखे और सबको एक कॉमन एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये डिवाइड वाला सिंपल इंटीजर वैल्यू बन जाए। तो उससे हमें मोल का रेशियो मिल गया 1:16:2, 1:16:2, ऑप्शन बी। आ गया समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया अंजलि? अब देखो तुमने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी, पहले इस क्वेश्चन को चलो डायग्राम वाइज समझ लें। कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास डब्बे के अंदर कितना था, 63 मिलीग्राम HNO3 था। 63 मिलीग्राम क्या था, HNO3, और इसमें से 3 × 10⁻20 को हटा दिया। अगर कभी भी तुम्हें फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडिया ना लगे तो डायग्राम से सोचो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा ज्यादा अच्छे से दिमाग में घुसता है। तो इतनी बात बताना साफ साफ बता रहा है कि जो बचा हुआ HNO3 होगा, जो बचा हुआ HNO3 होगा वो टोटल जितना था मेरे पास माइनस रिमूव्ड होगा या नहीं होगा। अगर मैं कहूं मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 40 रुपए हटा दिए, तो कितने रुपए बचे, सिंपली माइनस करते हैं, राइट। लेकिन सिंपल सा एक फिजिक्स का लॉ कहता है कि हम चीजों को तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो। चीजों को तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो। अब ये हमें अलग यूनिट में गिवन है, ये हमें मास गिवन है, ये हमें अलग यूनिट में गिवन है, ये नंबर में गिवन है, तो हम इनको डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं करते। तो पहले क्या करेंगे, इनकी यूनिट को सेम कर लेंगे, या तो सबको मास में बदल लो, सबको नंबर में बदल लो, या सबको मोल में बदल लो, क्योंकि फाइनली भी मोल पूछा गया तो हम सबको मोल में बदलते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल HNO3 कि हमारे पास कितना नाइट्रिक एसिड पहले से था। मास गिवन है, इसका मोलर मास निकाल लो। हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 3 × 16, तो मोलर मास आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। कितना आएगा मोलर मास, 63 ग्राम पर मोल। वेरी गुड आईएल फैन क्लब, सही आंसर, सही आंसर बता रहे हो तुम। तो यहां पे देखो मिलीग्राम में है, क्योंकि ये ग्राम में है तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। मिलीग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम, तो इतना ग्राम डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 10⁻³ 10⁻³ कितना हटाया गया, ये हमें नंबर में गिवन है। नंबर को मोल में कैसे बदलेंगे, नंबर को मोल में बदलेंगे गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लगभग 6 मान सकते हैं एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान होगा। लगभग 6 मान लिया, तो ये कितना हो गया 1/2 × 10⁻³ 23 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 23 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अब दोनों बन गए मोल, अब ये भी मोल बन गया और ये भी मोल बन गया। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कितना था, तो हमारे पास 10⁻³ मोल्स थे। कितना हटाया गया, 1/2 × 10⁻³ हटाए गए, तो बचे कितने, 10⁻³ ले लिया कॉमन 1, और यहां बचा 1/2, तो बचा कितना 1/2 × 10⁻³
इसको हम चाहें तो 10 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपली ऐड करने पे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। ये 1 -4 -3, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4। इतने मोल बचे थे, इतने मोल बचे थे। आया सबको समझ में? क्या सबको समझ में आया? तो बहुत सिंपल सा मोल कैलकुलेशन है, थोड़े बहुत बेसिक लॉज को फॉलो करते हैं। प्लस माइनस करते समय यूनिट सेम होना जरूरी है। प्लस माइनस करते समय भैया यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट गड़बड़ है तो फिर तो गड़बड़ है। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4? H2SO4 की कितने मोल होंगे जिसमें 0.08 मोल ऑक्सीजन एटम के होंगे? क्वेश्चन को पढ़ो, यहां पे बोला भी मोल गया है, दिया भी मोल गया। अभी तक हम क्या कहते हैं? मोल मास कन्वर्जन कर रहे थे। अब हमें मोल मास नहीं करना है, तो यहां पे मोल मोल कन्वर्जन है। दिया किसी और के बारे में है, पूछा उसके बड़े भाई के बारे में। कुछ ऐसा है कि H2SO4 के ऐसे कितने डब्बे लिए जाएं? अगर H2SO4 के एक डब्बे में 4 ऑक्सीजन है, सोचो जरा, H2SO4 भैया के एक डब्बे में 4 ऑक्सीजन है, तो ऐसे कितने डब्बे ले लूं कि टोटल ऑक्सीजन इतना मिले? समझ पाए? तो यहां पे काम आएगा डायग्राम नंबर 2 कि छोटे भैया के मोल निकालने होते हैं अगर, तो वो बराबर है एटॉमिसिटी एक में कितना है मल्टीप्लाई बाय बड़े भैया के मोल। मॉलिक्यूल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, हम इस तरह से जाते हैं। और नीट ऐसे क्वेश्चन तुमसे ज्यादा पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट ज्यादा पूछता है। समझ में आया? हाँ ना, चैट में बताते रहो। अब इस बार हमें ये दिया है, ये पूछा गया। ऑक्सीजन की बात हो रही तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी लेंगे। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी? 4। तो ये गिवन है 0.08, एटॉमिसिटी 4। मोल निकालने हैं किसके? मॉलिक्यूल यानी कि H2SO4 भैया के। तो H2SO4 भैया के मोल आ जाएंगे 0.08 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल करेंगे 0.02 मोल। 0.02 मोल। देखो अगर होमवर्क अटेम्प्ट नहीं करो तो डाउट नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा तो चीजों में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, डाउट अगर नहीं आया तो चीजों में स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट लंबे समय तक नहीं याद रहेगा, भूलने लगोगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम? अगेन यहां पे एटम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एटम की। 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम यानी 1/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1/16 मोल यानी कि 1/16 मल्टीप्लाई बाय Na ऑक्सीजन एटम। 1 ग्राम O2 1/32 मोल। किसके मोल? O2 के। लेकिन हमें क्या चाहिए? एटम। तो एटम के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, ये हो गया मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर इसको नंबर में बदलेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/16 इंटू Na एटम। 2 में सेम आ गया तो इसका मतलब तीसरे में वैसे भी सेम आएगा। ऑप्शन डी बन गया आंसर। राइट? सही बात है अजय? क्या हुआ अजय? आंखें क्यों बड़ी हो गई तुम्हारी? देखना बाहर ना आ जाए कहीं। 1 ग्राम O3, तो ओजोन का मोलर मास 48, ये मोल आए O3 के। हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ के इन सब बातों पे ध्यान रखना है कि कब क्वेश्चन मॉलिक्यूल कह रहा है, कब क्वेश्चन एटम कह रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब यहां पे भी एटम पे जाना है तो बड़े मियां से छोटे मियां जाएंगे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ओजोन भैया के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है ये पता चल गए। तो यहां से भी ऑक्सीजन एटम आ गए 1/16 Na एटम। तो इन तीनों में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। क्लियर? गुड इवनिंग अजय बेटा, गुड इवनिंग। सबको समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो होमवर्क का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इनमें से किसमें नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है। बस नंबर ऑफ एटम की जब भी बात हो ध्यान रखना, ये एटम है ठीक है, ये एटम है ठीक है, ये एटम है ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। बड़े मियां से छोटे मियां जाना पड़ेगा, और बड़े मियां से छोटे मियां जाना है तो हमें इस डायग्राम का सहारा लेना है। मॉलिक्यूल से एटम कैसे जाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल कैसे जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को जब तुम हर क्वेश्चन में ध्यान देते हो, तुम सिर्फ आंसर नहीं निकालने पे लगते हो, तुम हर क्वेश्चन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हो, तो अपने आप ये बातें दिमाग में बैठ जाती, सिली मिस्टेक्स होने से बच जाते हैं। 1 ग्राम सिल्वर, कुछ भी दिया हो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं, क्योंकि एटम के ही मोल हैं तो सीधे Na से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा इतने एटम्स। इसको भी मोल में बदलते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके, मास से मोल निकालना है, मोलर मास से डिवाइड, क्योंकि ये एटम ही दिया हुआ एक ही एटम है तो सीधे Na से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम आ गए। लिथियम की भी बात ऐसे ही कर लेंगे, 1/7 मोलर मास से डिवाइड किया, मोल बन गया, फिर मोल को हमने Na से मल्टीप्लाई किया तो एटम बन गए। Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गए, एटम। यस अजय बिल्कुल सही है, आंसर तो डी है, लेकिन क्यों है उसको अभी समझ लेते हैं अच्छे से, बाकी बच्चे भी ध्यान दे ले। अब जो O2 है बच्चों, जो O2 है उसकी कहानी क्या है कि 1/32 मोल आएंगे, लेकिन वो आएंगे O2 के। मास O2 का है, मोलर मास भी O2 का लिया, ठीक है। अब क्योंकि हम एटम पे जाना चाहते हैं तो पहले इसमें हमने एटॉमिसिटी 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये बन जाए मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ एटम। अब हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर तुम यहां पे 1/32 लेके सॉल्व करोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आंसर गलत आ जाए। अब छोटा बड़ा कंपेयर करना है तो सिंपल सा रूल है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, डिवाइड जितने छोटे नंबर से करोगे, ओवरऑल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, ओवरऑल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। सबसे कम एटम किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में। सेकंड हाईएस्ट किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है सबको। अगले होमवर्क क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे, किस केस में वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे। फिर से हमें चारों ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले 18 ml ऑफ वाटर, बताया नहीं गया तो वाटर के लिए हमेशा लिक्विड स्टेट मानेंगे। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर 10⁻³ इसमें देखो सबसे आसान है, सीधे Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल ही जानना है क्वेश्चन को। वेपर की बात की गई STP पे, तो वॉल्यूम गिवन है 1 2 3 4। अगर मैं डेसिमल को 4 प्लेस इधर खिसका दूं तो 22.4 गुणे 10⁻⁻4, डेसिमल को मैंने 4 प्लेस इधर खिसका दिया, डिवाइडेड बाय 22.4, ये मोल आ गया, तो ये आ गया 10⁻⁻4 Na। इतने मॉलिक्यूल होंगे, इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसमें आते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 18 × 10⁻⁻2, मोलर मास से डिवाइड करेंगे 18, ये बना मोल, मोल को Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया Na। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अभी तक अगर 3 ऑप्शन को देखो तो सबसे ज्यादा तो बी में है, 3 ऑप्शन में सबसे ज्यादा तो बी में है ना। पहले ऑप्शन में आते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, वॉल्यूम गिवन है लिक्विड वाटर की। लिक्विड के लिए भाई तुम 22.4 यूज कर लिए तो गलत हो जाएगा, लिक्विड के लिए 22.4 यूज कर लिए तो गलत हो जाएगा। लिक्विड के लिए क्या यूज करेंगे, लिक्विड के लिए वॉल्यूम कभी भी डायरेक्टली नहीं आती है, पहले हमें लेना है डेंसिटी को। पहले क्या लेना है, डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी, मैं ऑप्शन 1 को यहां सॉल्व कर रहा हूं। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम/ml। क्वेश्चन में नहीं दिए, याद रखना है। मास ऑफ वाटर पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 18 ml, तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा
वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, यानी कि ये भी आ गया 18 ग्राम, बराबर ही आ गया, बराबर ही आ गया यार, ये तो बराबर आ गया, हो गया काम। हेलो आईएल फैन क्लब, 18 ग्राम है, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल बन गया, Na से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल बन गए। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। हेलो बेटा, क्या हालचाल है? तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन नीट ने पूछे। अब बच्चा करता क्या है, 4 ऑप्शन में सोचता है टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और टाइम अगर लगेगा तो वो जल्दबाजी करके गलत करता है, और इस जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स होती है। वो 1-2 ऑप्शन छोड़ देता है, वो उसी में आंसर निकाल देता है। तो इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्या करें, ऑनलाइन बहुत सारा डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज हमें सिखा के गए थे डिवाइड एंड रूल। तो जब तक डिवाइड नहीं करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पे रूल नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सोचने के लिए दिया था, कि अगर एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दें इस वैल्यू से इस वैल्यू में, तो क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? जरा सोच के बताओ, क्या चेंज होगा? कैलकुलेटर यूज करना गुनाह है। कैलकुलेटर यूज करोगे तो गंगा मैया में भी पाप नहीं धुलेंगे। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा आलस में आ गए हो तुम ऑनलाइन। तो देखो, अगर एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दिया 10⁻23 से 10⁻20, तो क्या चेंज होगा? सोचो और जल्दी से आंसर बताओ सब लोग। तब तक मैं छोटा सा एक साइड में एग्जांपल कर लेता हूं कि यार 1 दर्जन केले खरीदने थे तो 12 केले होते हैं, है ना? बनाना, बेरियम, सोडियम, सोडियम। अगर मैं कल को बोल दूं कि 1 दर्जन में 12 नहीं है यार, 1 दर्जन में 8 है, मैं अपनी दर्जन की डेफिनेशन को बदल दूं, सिर्फ डेफिनेशन को बदल दूं, ठीक है? अगर मैं सिर्फ अपने दर्जन की डेफिनेशन को बदल दूं, ठीक है? ऑप्शन ये कह रहा है अजय, ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर एवोगैड्रो नंबर को बदल दिया गया इस वैल्यू से इस वैल्यू, तो क्या 1 मोल का मास बदलेगा, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान बदलेगा, या केमिकल स्पीशीज का रेशियो बदल जाएगा जो हम बैलेंस इक्वेशन में लिखते हैं, या उन एलिमेंट का रेशियो बन जाएगा जो कंपाउंड में होते हैं, या मास की डेफिनेशन बदल जाएगी, मास की डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है? ये बातें कह रहा ऑप्शन। अब जरा सोचो, अगर मैं 1 दर्जन की डेफिनेशन बदल दूं, 12 से कर दूं 8, मैं कहूं आज से जब तुम केले खरीदने जाओगे तो 1 दर्जन में वो 8 ही देगा, और तुम कह नहीं सकते वो गलत दे रहा है, तुम कह नहीं सकते हो कि वो गलत दे रहा है। थैंक यू, वो तो हम बचपन से ही थे, बचपन में हमने बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट लगाया है चेहरे को चमकाने के लिए, ठीक है? तो सोचो जरा, जो 1 सिंगल केला है उसका तो मास नहीं बदला, जो 1 सिंगल केला है उसका तो मास नहीं बदला। ये केला कल को अगर एप्पल से रिएक्शन करता तो वो भी नहीं बदली, अगर ये केला कल को एप्पल से रिएक्शन करेगा तो वो भी नहीं बदलेगी। मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कल को वो H2O ही बनाएंगे ना, भले मैं अपनी डेफिनेशन बदल दूं, मैं कह दूं H का मास अलग है, लेकिन फॉर्मूला तो H2 ही रहेगा। तो ये नहीं बदलेगा, ये रेशियो नहीं बदलेगा, मास की या अकेले की डेफिनेशन नहीं बदलेगी। हाँ, जो 12 बनाना का टोटल मास है, यानी 1 दर्जन का जो टोटल मास है, और जो 1 दर्जन का टोटल मास यहां पे है, वो टोटल मास जरूर अलग आएगा, क्योंकि इस बार मैं टोटल मास में 12 बनाना का मास लूंगा और इस बार मैं टोटल मास में 8 का मास लूंगा, तो जो टोटल मास है वो अलग आएगा। तो अगर मैं 1 मोल में डेफिनेशन बदल दूं कि 1 मोल में इसकी जगह इतने पार्टिकल हैं, तो अभी तक हम 1 मोल में इतनों का मास बता रहे हैं, अब हम इतनों का मास बताएंगे, तो डेफिनेट सी बात है जो मोलर मास है वो भी बदल जाएगा, जो मोलर मास है वो बदल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सोचने को दिया था कि इससे तुम्हारी मोलर मास की डेफिनेशन क्लियर होती है। मोलर मास का मतलब, अगर एक पार्टिकल का मास मान लो 5 ग्राम है, तो ऐसे कुछ गिने हुए पार्टिकल जो Na है, उनका जो मास है उसको बोलते हैं मोलर मास, इसको बोलते हैं मोलर मास डेफिनेशन वाइज।
तो कल को अगर मैं ये बोल दूं कि 1 मोल में Na पार्टिकल नहीं है भाई, 1 मोल में 10 पार्टिकल है, तो पहले हम 1 मोल में Na पार्टिकल का मास बताया था, भाई 1 मोल में हम 10 पार्टिकल का ही मास बताएंगे। तो 1 मोल का मास तो बदलेगा ही नहीं बदलेगा, 1 मोल का मास तो बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। तो 1 मोल की डेफिनेशन अगर हम बदल दें, एवोगैड्रो नंबर को बदल दें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 1 मोल का मास बदल जाएगा, 1 मोल की वॉल्यूम बदल जाएगी, ये सारी बातें बदल जाएंगी, ये सारी बातें बदल जाएंगी। सबको आया समझ में? सबको समझ में आया? अगर मोल की डेफिनेशन बदलेंगे तो मोल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर रेडियस, मोलर रेशियो, ये सारी बातें बदल देंगी, ये सारी बातें बदल जाएंगी। चलो, इस बढ़िया से क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से ये वैसा ही क्वेश्चन है, आई होप सबने सॉल्व कर लिया हो, होमवर्क का क्वेश्चन था। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम निकालने हैं। 18 मोल में 18 Na, ये पहले से ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। 18 ग्राम में पहले मास को मोल में बदलेंगे और फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.8 ग्राम को पहले मोल में बदलेंगे और फिर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार अगर तुम्हें कन्वर्जन समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन में कितनी जल्दी कर सकते हो तुम। अब शायद यहां से सीधे यहां जंप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है। किसमें सबसे ज्यादा है? 18 Na सबसे ज्यादा है। Na को जब तक जरूरत ना हो सॉल्व मत करो, Na की वैल्यू हर बार सेम है, तो Na जब तक जरूरत ना हो तब तक सॉल्व मत करो, ठीक है? और मेरी तरह तुम भी क्यूट बन जाओगे। चलो फटाफट ये क्वेश्चन बताओ, पहले क्वेश्चन जैसा ही जो अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है। मास का रेशियो गिवन है 1:4, मास का रेशियो गिवन है 1:4, इनका मोलर रेशियो कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार स्टेट्स ऑफ मैटर में करना पड़ता है काम। मास का रेशियो 1:4 है तो मोल का रेशियो कितना होगा? क्वेश्चन खुद बोल रहा है मोल और मास का रिलेशन। जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें मास सबका सेम था तो हमने सीधे मोलर मास ले लिया था। इस बार मास अलग है, कोई बात नहीं, तो मोल का जो रेशियो चाहिए किसके लिए चाहिए? किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल जब भी निकालना है डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन का, रेशियो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका? ऑक्सीजन का। पिछली बार क्वेश्चन में मास सेम था तो कट 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 गया, मास का ही मतलब मास का ही नहीं, मास ही कट गया, ठीक है? इस बार मास अलग अलग है तो मास को रख लेंगे। इधर कितना है? 1, मोलर मास कितना है? 2, इधर कितना है? 4, मोलर मास कितना है? 32। थोड़ा सा इसे सरल बना लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/8। रेशियो में तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो चेंज नहीं आएगा, तो फटाफट इसमें 8 से गुणा कर दो तो रेशियो आ गया 4:1। कितना आ गया? 4:1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन मत मिटाओ, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप की हमें देखो, ये चीज क्या है, अलग से क्वेश्चन में कम आती है लेकिन इसको जगह जगह क्वेश्चन के अंदर यूज करना पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या पता चल रहा है तुम्हें कि अगर जैसे मास का रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो को, मास के उसी रेशियो को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो वो मोल का रेशियो बन जाता है। इसको डायरेक्टली कैसे करते? देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे। तुम्हें मास का रेशियो गिवन है 1/4, ऊपर वाले के मास को ऊपर वाले के मोल से, मोलर मास से, नीचे वाले के मास को नीचे वाले के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो ये डायरेक्टली मोल का रेशियो बन गया। तो ये सब चीजें तुम्हें धीरे धीरे अपने दिमाग में रजिस्टर करते हुए चलना है कि जैसे मास को मोलर मास से डिवाइड करते तो मोल बनता है, राइट? मास को मोलर मास से डिवाइड करते तो मोल बनता है, तो उसी मास रेशियो को मोलर मास से डिवाइड करते तो वो मोल रेशियो बन जाएगा। बस ऊपर वाला हाइड्रोजन का था तो मैंने मोलर मास हाइड्रोजन का लिया, यहां पे नीचे वाला ऑक्सीजन का था तो मैंने मोलर मास ऑक्सीजन का लिया। मोलर मास सेम नहीं है,
ठीक है बात। तो हम ऐसे भी काम करेंगे, इतनी मेहनत बार बार नहीं करेंगे आगे के चैप्टर में। तो जो यहां पे सीख रहे हो उसको दिमाग में रजिस्टर करते हो चलो, ताकि आगे उन चीजों को डायरेक्टली यूज कर सके। इसीलिए क्वेश्चन सेशन बहुत काम के होते हैं, क्वेश्चन सेशन बहुत काम के होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा यार, अब तो खुद कर लो। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो देख ले फटाफट। मोल कितने हैं? अब तक ये तो दिख गया होगा, जिसके मोल ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा है, जिसके मोल ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा है। और मोल निकल जाता है मोलर मास से डिवाइड करके। मास को मोलर मास से तभी डिवाइड करोगे जब मास की बात है। नंबर की बात है तो नंबर को डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से। तो सबसे ज्यादा मोल हाइड्रोजन के, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन के। अगर यहीं पे एटम पूछता तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होता है, यहां पे 3 से होता है, यहां पे 3 से होता है, यहां पे 2 से होता है। तो ध्यान रखना कि कब एटम पूछा है, कब मॉलिक्यूल पूछा है, ये सब बातें नोटिस करते हुए चलना है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी दी है। ट्राई एटॉमिक का मतलब एटॉमिसिटी 3 की है भाई, एटॉमिसिटी 3 की है। तो अगर 0.1 मोल गैस के हैं तो हम कह सकते हैं इसमें 3 गुना मोल होंगे एटम्स के। तो इसमें जितने भी मोल हैं उसको Na से मल्टीप्लाई करें तो इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। अब देखो ऑप्शन में Na की वैल्यू रखी गई है तो Na की वैल्यू यहां उठा के पुट कर देते हैं। 0.3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 3 18, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। गुड इवनिंग विनय, क्या हाल चाल है? इंजीनियर साहब कैसे हो? होमवर्क किया है या नहीं किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्लियर? अगले होमवर्क क्वेश्चन पे बढ़े। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और देख लो सारे पीवाईक्यू हैं। मेरा ये टारगेट है कि जब तक मैं तुम्हारे 11 खत्म कराऊं तुम्हारे सारे पीवाईक्यू भी खत्म करा दो, तुम्हें पता चल जाए नीट में इससे बाहर नहीं आता है। सारे पीवाईक्यू हैं जो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें जितने भी टाइप से क्वेश्चन आए हैं सब तुम्हारे सामने। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर से इस बार 2 चीजें लीटर में है, 2 चीजें ग्राम में है, तो ये कैलकुलेशन में दिक्कत होगी बट तरीका वही रहेगा। लीटर को बदलेंगे मोल में, और शायद अब तक ये बात रजिस्टर हो गई है कि जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। गैस के लिए वॉल्यूम है तो सीधे 22.4 से डिवाइड, मास है तो मोलर मास से डिवाइड। मास को एसटीपी वेस्टीपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10/32। देखो इस पॉइंट को हटा के यहां पे लिख सकते हैं, यहां भी 10 है तो इसको बना लेते हैं 2/40। 2/40 क्या किया मैंने? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, रुक जाओ, हाँ ऊपर नीचे मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 to 10 डिवाइडेड बाय 40 ये बन गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अगर देखो, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करते हो वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। यानी इन दोनों में ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। कंपेयर कैसे करते हैं उस बात को सीखो, कंपेयर कैसे करते हैं उस बात को सीखो। इधर आते हैं, इधर आते हैं, इन दोनों में अगर देखूं तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है। न्यूमरेटर वैल्यू को बढ़ाता है, डिनोमिनेटर वैल्यू को घटाता है। बिना सॉल्व के, वरना तुम यहां पे सॉल्व करने में आधा घंटा बर्बाद करते, आधा जीवन भी कुछ लोग बर्बाद कर देंगे। अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करना है अब हमें बच्चों, ध्यान देना। हमने इन दोनों ऑप्शन को खत्म कर दिया
कि बी और सी में तो सबसे ज्यादा नहीं है। नीट अगर पूछा तो तुमसे ज्यादा टाइम नहीं चाहेगा क्वेश्चन पे। अब समझो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो किसी भी एक चीज को सेम करना चाहते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 3 से कर लेते हैं। फायदा क्या हुआ, ये बन गया 30, इसको 22 भी मान लो तो लगभग 44, लगभग 44। ये बन गया 30, ये बन गया 96। तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर इस बार सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वैल्यू घट जाएगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को कंपेयर किया तो पता चला ये बड़ा है, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो पता चला ये बड़ा है, अब दोनों बड़े वालों को आपस में कंपेयर कर लिया तो पता चला वो सबसे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। क्या इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या मुझे गंदी डेसिमल कैलकुलेशन करनी पड़ी? तो आंसर है नहीं भैया, नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दिमाग मिला हुआ है। थैंक यू आयल, थैंक यू, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, इनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके पास है? मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके पास है? वैसा ही क्वेश्चन है, मोल फटाफट निकाल लेते, 7/28। अब मुझे लगता है कि तुम इतना सीख गए हो कि डायरेक्टली मोल निकाल सकते हो। देखो डायरेक्टली मोल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/2 कितना हो गया? 1 मोल। इसका मोलर मास निकालते हैं, 14, 32, 46, 16/46। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 16/46 ना कि 48। अप्रोक्सीमेशन दिमाग में चल रहा, वही लिख दिया, ठीक है। इसका निकाल लेते 16/32, 1/2। अगेन यहां भी हमें फिर से सॉल्व नहीं करना है। देखो ये 1/4 है, 16/46, 1/2। जब भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो ओवरऑल हमें क्या पता चलता है कि जो पूरी वैल्यू है, जो पूरी वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। वो वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1/2 भी 1 से छोटा है, 16/46 भी 1 से छोटा है, 1/4 भी 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 1 इन सब में सबसे बड़ा है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा लिखना पड़ रहा है, बट एक बार तुम इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो तुम ये सारी बातें डायरेक्टली कर पाओगे। जो बच्चे कहते हैं ना सर हमारी कैलकुलेशन वीक है, सर हम नीट की तैयारी करें, हमारी बेसिक मैथ्स कमजोर है, सर मुझसे इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई नीट एग्जाम का क्वेश्चन तुमसे नहीं कराया कि तुम बहुत हाई लेवल मैथ्स में जाओ। सिर्फ 8th 9th की छोटी मोटी अलजबरा, थोड़ी बहुत बातें जो 10th क्लास तक पढ़ी जाती है, कंपलसरी सबको उतने तक ही रहना है, वो भी बहुत ज्यादा कमांड नहीं चाहिए, बस उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी ताकि वो चीजें हम डायरेक्टली नेचुरली सोच पाए, नेचुरली सोच पाए। अब आते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम पे, अब आते हैं आज का कार्यक्रम। वेरी गुड, सब समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसी तरह जो होमवर्क दिए जाते हैं वो अगली बार लगा के भी आना, ठीक है। चलो अब आज का कार्यक्रम क्या कहता है, अब हमें समझना है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस को, ठीक है। थैंक यू बेटा, लव यू टू। स्टोइचियोमेट्रिक में क्या कहना है कि एनालिसिस करनी है किसकी? क्वांटिटीज की। किसकी एनालिसिस करनी? क्वांटिटीज की। क्या है? एक रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? एक रिएक्शन हो रही है जिसमें कुछ चीजें रिएक्ट कर रही हैं, कुछ चीजें प्रोडक्ट बना रही हैं, और हमें इसको एनालाइज करना है। समझो, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं कि अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन बेस्ड होती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे। ये लॉ कहता है कि एलिमेंट, ये आगे आएगा चैप्टर के एंड में वैसे लॉज, इसको अभी समझ लेते हैं। एलिमेंट्स 9th क्लास में भी था ये लॉ, ऑलवेज कंबाइन
एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर एलिमेंट कभी भी कोई भी कंपाउंड बना रहे तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, मास के भी फिक्स्ड रेशियो में, मोल के भी फिक्स्ड रेशियो में, और वॉल्यूम और बाकी चीजों के भी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नाम ही बता रहा है कांस्टेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन रेशियो। तो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। अभी तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस नहीं याद रखनी, अभी तुम्हें रिएक्शन को सॉल्व कैसे करना है ये समझना है। रिएक्शंस धीरे धीरे अपने आप याद होती जाएंगी। इतनी बार देखोगे ये रिएक्शन केमिस्ट्री की हर चैप्टर में दिखती है, इतनी बार देखोगे कि याद हो जाएगी। देखो अभी ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस अनबैलेंस सबको पता है ना, 9th 10th सबको पता है ना, बैलेंस अनबैलेंस। इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर नाइट्रोजन के 1 एटम है, अनबैलेंस्ड। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन के 3 एटम है, अनबैलेंस्ड। तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पे एटम को बैलेंस करते हैं। इधर 1 लगेगा, 2 नाइट्रोजन, इधर 2 लग जाएगा, इधर 3 लग जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता क्या चलता है, ये नहीं पता चल रहा है कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। इससे ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, यह पता चल रहा है कि जब भी नाइट्रोजन का एक पार्टिकल आएगा, हाइड्रोजन के उससे 3 गुना ज्यादा आएंगे। जब भी नाइट्रोजन का एक पार्टिकल आएगा, हाइड्रोजन उससे 3 गुना ज्यादा आएगा। और जितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, जितना भी नाइट्रोजन रिएक्शन में हिस्सा लेगा, रिएक्ट करेगा, जलेगा रिएक्शन की आग में, उसका दुगना अमोनिया बनेगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमें क्वांटिटी नहीं बताते। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि नंबर क्वांटिटी बता रहे, नहीं, ये नंबर्स हमें रेशियो बताते हैं। ये नंबर हमें क्या बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं। किस चीज का, मोल का, नंबर का, बहुत सारी चीजों का। तो जो ये आगे नंबर लिखे होते हैं किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में, इन नंबर्स को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो या कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और एक बैलेंस इक्वेशन पे जो हम एनालिसिस करते हैं इसको बोलते हैं रस समीकरणमति, हिंदी में रस समीकरणमति गुणांक। और जो एक बैलेंस्ड इक्वेशन में, एक संतुलित अभिक्रिया में जो हम एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं रस समीकरणमति एनालिसिस या स्टोइशियोमेट्री एनालिसिस, जहां पे हम इन नंबर्स की मदद से क्वांटिटीज को, मोल को, मास को, वॉल्यूम को, नंबर्स को एनालाइज करते हैं। ये नंबर क्या बता रहे हैं हमें, ये नंबर हमें बता रहे हैं मोल का रेशियो, नंबर्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो, पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो, बहुत सारी चीजों का रेशियो बता सकते हैं। रेशियो की यही तो अच्छी बात है, एक ही रेशियो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये नंबर हमें एक चीज का रेशियो नहीं बताते हैं, जिसको कहते हैं मास। मास के अलावा बहुत सारी चीजों का रेशियो बताते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा कि मोल का रेशियो कैसे यूज करते हैं। एक बार मोल समझ में आ जाएगा तो उसकी मदद से हम मास, नंबर, वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। तो पहले मास से सीखेंगे, बाद में पार्शियल प्रेशर क्या होता है चैप्टर 5 में सीखेंगे। तो देखो ये हमें क्या पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मोल हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 1:3 अगर वो अमोनिया बनाना चाहते हैं। अगर वो अमोनिया बनाना चाहते हैं तो उनका जो मोलर रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता के या सिखा के जाती है। ये सारी थ्योरी तुम्हारे नोट्स में नहीं जाएगी। नोट्स हमेशा शॉर्ट होंगे, क्रिस्प होंगे, प्रिसाइज होंगे। नोट्स में से वही डायग्राम जाएंगे जो हम सीख रहे हैं ABC करके, उतना ही याद रखना है, बाकी सारी बातें से समझना है। ये जब भी तुम्हें चीजें रिवाइज करनी, तुम्हारे पास PDF है, उनको खोलो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। तो बहुत फर्जी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक अलग से नोटबुक बना लो जिसमें क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करोगे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट मत लिखो, टाइम बर्बाद होगा। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोल ऑफ N मतलब मोल, मोल ऑफ नाइट्रोजन
डिवाइडेड बाय, इधर 1 को इधर ले आओ, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3। तो रेशियो लिखने का एक तरीका ये भी है, रेशियो लिखने का बच्चों एक तरीका ये भी है, नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कोफिशिएंट, हाइड्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कोफिशिएंट, ये सब इक्वल होंगे। इस तरह से लिखने से तो हम ज्यादा दूर तक बात कर पाएंगे, तो हम इस तरह से रेशियो लिखना पसंद करेंगे। दोनों एक ही बात है, 1 को मैं इधर ले आया, हाइड्रोजन को उधर भेज दिया। तो अब जरा आगे देखो, ये आता है हमारा डायग्राम नंबर सी, कि अगर बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन है जहां पे ए रिएक्ट कर रहा है बी से और बना रहा है सी और डी, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, बैलेंस करने पे ए का कोफिशिएंट है पी, बी का कोफिशिएंट है क्यू, सी का कोफिशिएंट है आर, डी का कोफिशिएंट है एस। एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मोल को, तो मुझे यह पता चल रहा है ए के मोल डिवाइड बाय ए का कोफिशिएंट, बी के मोल डिवाइड बाय बी का कोफिशिएंट, सी के मोल डिवाइड बाय सी का कोफिशिएंट, डी के मोल डिवाइड बाय डी का कोफिशिएंट। ये सारे वैल्यूज किसी भी बैलेंस इक्वेशन के लिए हमेशा बराबर होंगे, किसी भी बैलेंस इक्वेशन के लिए हमेशा बराबर होंगे। ये है तुम्हारा रिलेशन और डायग्राम नंबर सी, ये है तुम्हारा रिलेशन और डायग्राम नंबर सी, जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन या इसको हम मोल मोल रिलेशन बोलते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, तुम्हें ऐसे करके 4 रिलेशन पढ़ा देते हैं कि भाई रिएक्शन में मोल मोल कैसे एनालाइज करोगे, रिएक्शन में मास मास रिलेशन कैसे लिखोगे, वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे लिखोगे और नंबर नंबर कैसे लिखोगे। अब 4 रिलेशन है तो बच्चा कंफ्यूज कहां पे होता है, कंफ्यूज होता है कि यूज कौन सा करूं, क्वेश्चन में मास भी लिखा है वॉल्यूम लिखा, सर मैं यूज क्या करूं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक रेशियो समझना है, मोल। हर क्वेश्चन में एक कार्यक्रम, कुछ भी दिया है पहले मोल निकाल लो, कुछ भी पूछा गया मोल से निकालेंगे। कैसे, डायग्राम नंबर 1 को यूज करके। तो हम सिर्फ एक रिलेशन पे फोकस है, मोल रिलेशन पे, उसकी मदद से ही हम बाकी सब कुछ निकालेंगे, उसकी मदद से ही हम बाकी सब कुछ निकालेंगे। इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, रस समीकरणमती समीकरण भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है क्वेश्चन में दिखाता हूं। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, मान लो मैं वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात करूं। अब रिएक्शन देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में अभी डाउट आया होगा, सर मैं रिएक्शन याद नहीं है तो कैसे करूंगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना आता तो कैसे करूंगा। तो वो काम तुम आगे सीखोगे, अभी के लिए तुम रिएक्शंस को कहीं से भी छाप सकते हो। क्वेश्चन में दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कहीं से मदद ले लो, एनसीईआरटी से, गूगल से ढूंढ के रिएक्शन यूज कर सकते हो। जैसे अगर मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन बना दूं कि 3 ग्राम, या और आसान करते हैं 6 ग्राम नहीं, कितना ले लें, 10 ग्राम ले लेते हैं। 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है बच्चों, किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन से, ताकि वो बना सके, क्या बना सके, अमोनिया। अब इस रिएक्शन पे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं वो समझो। यहां पे कभी कभी क्वेश्चन हमें खुद रिएक्शन की हेल्प दे देता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से अमोनिया बना, यानी हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जैसे लिखना चाहो, ये मिलके क्या दे रहे हैं, अमोनिया। सबसे पहला काम, नो आराम, ठीक है, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले रिएक्शन को कर लो बैलेंस, दोनों तरफ संतुलन कर लो, रिएक्शन का बैलेंसिंग कर लो। 2 नाइट्रोजन इधर 2 लगाया, 6 हाइड्रोजन इधर 3 लगाया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। बैलेंस होते ही आ जाओ अपने मोल रिलेशन पे, कि हाइड्रोजन के जितने मोल रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के जितने भी मोल रिएक्ट करेंगे, अमोनिया के जितने भी मोल बनेंगे, ये सब हमारे पास 3:1:2 में है, 3:1:2 में है। ये हमें रिएक्शन बताती है। मोल का रिलेशन है हमारे पास, और मोल अगर गिवन है तो बढ़िया, जैकपॉट, नहीं गिवन है तो निकाल लो। 10 ग्राम हाइड्रोजन, मास गिवन है, मोल में बदलना आता है, यस सर बिल्कुल आता है।
मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना हो गया 5। तो हर क्वेश्चन में, स्टोइचियोमेट्री के हर क्वेश्चन में सेम काम कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन दी है उसको मोल में बदल लो। जो भी इंफॉर्मेशन 3 में से एक चाहिए, ये मिल गया 5/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार इन दोनों को बराबर कर लो, एक बार इन दोनों को बराबर करो तो देखो क्या आएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5/3। एक बार पहले और तीसरे को बराबर कर लो तो क्या आएगा, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5/3। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, फिर डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, ठीक है। अब हम दोनों निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया 5/3, 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही रह जाएगा, 1 इधर भेज दो। मोल ऑफ अमोनिया आ गया 10/3। तो सीधा सा रिजल्ट, ऐसा नहीं होगा कि तुम इधर से आलू डालोगे तो इधर से सोना निकलेगा, इधर से मोल डालोगे तो इधर से भी मोल ही निकलेगा। सिंपल सा काम है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक तरफ से मोल डालो और दूसरी तरफ से मोल को बाहर निकालो, ठीक है। इस इक्वेशन में एक तरफ से मोल डालो और दूसरी तरफ से मोल को बाहर निकाल लो। अब हमारा अगला काम क्या है कि अगर क्वेश्चन मोल पूछा तो यही हमारा आंसर, अगर क्वेश्चन मोल पूछे तो हमारा यही आंसर। अगर क्वेश्चन मान लो इसकी जगह पूछ ले मास, तो इसको मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, आंसर मिल गया मास। अगर क्वेश्चन पूछ ले नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसको मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से, आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर क्वेश्चन पूछे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, तो इसको मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम का आंसर आ गया। तो हम 10 अलग अलग रिजल्ट नहीं याद रखेंगे, 10 अलग अलग रिजल्ट नहीं याद रखेंगे। वही काम इसमें, इसको मल्टीप्लाई किया इसके मोलर मास से, तो ये आ गया इसका मास, इतने ग्राम अमोनिया बनेगा। इसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आ गया इसके मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। और अगर हमने इसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई वॉल्यूम एट एसटीपी। तो सिंपल सा स्टेटमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हम हमेशा मोल रिलेशन यूज करेंगे। अगर मोल नहीं दिया है तो मोल में बदल लेंगे, और अगर मोल पूछा नहीं गया तो अंत में बदल लेंगे। तो या तो शुरुआत में बदल रहे होंगे या अंत में बदल रहे होंगे या दोनों समय बदल रहे होंगे। क्या फर्क पड़ता है? आता है बदलना तो आसान है, नहीं आता है तो भाई फिर 2+2 भी मुश्किल है। तो अब देखो, इसी को हम 2 लाइन में भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 लाइन में भी सीखेंगे। बट फिलहाल तुम्हें इसको पूरा लिखना है, पूरा करना है प्रैक्टिस में। खासकर से 11th में जो बच्चे हैं उनको ये पूरा काम करना जरूरी है, ताकि ये सारी बातें दिमाग में बैठ जाए, तो डायरेक्ट तरीका जल्दी कर पाओगे। अभी मैं इसको आगे तुम्हें 2 लाइन में ये रिएक्शन लिख के कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा। देखो एक और इलस्ट्रेशन पे आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन पे आते हैं। मान लो कहा जाए 11.2 लीटर ऑफ प्रोपेन $11.2 लीटर ऑफ प्रोपेन को जलाया गया ताकि वो CO2 और वाटर दे सके। अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, हमें भी मोल ही चाहिए। केमिस्ट्री में हम मोल को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मास वास को बहुत साइड में करते हैं। मोल इज द सबसे प्यारा बच्चा। 11.2 लीटर प्रोपेन है, जलाया गया, CO2 H2O बना, ठीक है। क्या बना? CO2 और H2O। चलो सबसे पहले जलाया गया, वैसे जला क्यों रहे हो किसी को, लेकिन ठीक है, जला दिया तो जला दिया। जलाते किससे? ऑक्सीजन से। आगे के लिए ध्यान रखो, देखो 2 रिएक्शन तुम्हारी याद हो गई, एक अमोनिया वाली याद हो जानी चाहिए अब, और एक ये वाली कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड जब भी जलाओगे उस कंपाउंड का कार्बन हमेशा CO2 में बदलेगा और उस कंपाउंड का हाइड्रोजन हमेशा वाटर में बदलेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे रिएक्शंस क्वेश्चन बताता रहेगा, याद होती रहेंगी। बैलेंस करना है पहले कार्बन को, 3 कार्बन 3 CO2 8 हाइड्रोजन, यहां पे 4 लगा देंगे 4 H2O, तो बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को कर लेते हैं, 6 और 4 10 ऑक्सीजन, तो जितना भी है इधर लगा लो, चाहे फ्रैक्शन में लगाओ चाहे वो।
तो 10 ऑक्सीजन के लिए आगे 5 लगा दिया, इधर भी 10 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो हमने एटम को बैलेंस कर लिया। बैलेंस करते ही हमें क्या खुशखबरी मिली कि जो प्रोपेन के मोल हैं डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 5, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 3 और पानी के मोल डिवाइडेड बाय 4, ये सब के सब इक्वल होंगे, सब के सब इक्वल होंगे। तो मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट का रेशियो सबके लिए सेम होता है। ये हमारा तीसरा काम है जो हमें इस चैप्टर में अभी तक याद रखना है। पहला बताया था मोल से कैसे बदलते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर छोटे मियां बड़े मियां, और तीसरा काम ये कि मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ये सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए इक्वल होता है। तो जरा देखते हैं, जरा देखो इसे क्या गिवन है, लीटर, मोल गिवन नहीं है, इसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले काम, कुछ भी अगर नहीं गिवन है तो मोल में बदल लेते हैं। तो मोल मोल रिलेशन चाहिए, मास मास चाहिए, मोल मास चाहिए, जो भी तुम्हें मिक्स मैच करना सब मिल जाता है। अब मोल ऑफ C3H8 आ जाएगा, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं 22.4 से, तो ये आ गया 1/2, 1/2 रख दो यहां पे, 1/2 डिवाइड बाय 1, अब देखो ध्यान से देखो, एक बार पहले दूसरे को इक्वल कर लो। जही नहीं हर बार तुम्हें पहला दिया हो, तुम्हें कोई सा भी दिया हो जो तुम्हें पूरा पता उससे सबको बारी बारी से इक्वल करते हो, तो जड़ी नहीं है कि तुम्हें हमेशा ये पहला वाला रेशियो मिले। तुम्हें जो भी इन चारों में से मिल गया बारी बारी से एक एक करके सबको इक्वल करते जाओ। इसको इक्वल करूंगा तो मोल ऑफ O2 आ जाएगा, ये 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 5/5 इंटू 1/2 इंटू 1। फिर मोल ऑफ CO2 आ जाएगा, मोल ऑफ CO2 आ जाएगा, 3 चला जाएगा CO2 के लिए, 3 इंटू 1/2 इंटू 1। फिर मोल ऑफ H2 आ जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू 1, 4 इंटू 1/2 इंटू 1। ठीक है, अब अगर देखो तो ये सबके मोल आ गए, सबके क्या आ गए, मोल आ गए। फिर वही काम, Na से मल्टीप्लाई करो सब मॉलिक्यूल आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो सबके मास आ जाएंगे, और 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो सबकी वॉल्यूम आ जाएगी STP पे। बस ध्यान रखना 22.4 लीटर वाला कार्य सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होगा। कल को वाटर अगर रूम टेम्परेचर तो वाटर लिक्विड होगा, पानी लिक्विड स्टेट में होगा, तब इसके लिए 22.4 से वॉल्यूम नहीं आएगी। और क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भी नहीं, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भी नहीं। ये कमाल की बात है क्वेश्चन की, वो वही पूछता है जो तुम सॉल्व कर सको। क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट ही ये होता है कि क्वेश्चन दिया है तो उसका सोल्यूशन होगा। हो ही नहीं सकता कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका सोल्यूशन नहीं है। सबको क्लियर? अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। तो स्टोइशियोमेट्री बैठ गई होगी दिमाग में, आई थिंक अब तक सबके दिमाग में स्टोइशियोमेट्री बैठ गई होगी। अब इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं वो देखो। तुम्हें जिसके भी मोल निकालने हैं, इसको हम बोलेंगे अपनी स्टार ट्रिक। ये हमारी स्टार ट्रिक है, ठीक है, स्पेशल स्टार ट्रिक, कि जिसके भी मोल निकालने हैं, जिसके भी निकालने हैं, उसका कॉफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। जिसकी मदद से निकाल रहे हो, जिससे निकाल रहे हो, उसका कॉफिशिएंट हमेशा डिवाइड में रहता है। नोटिस करके देख लो, नोटिस करके देख लो। जब मैंने नाइट्रोजन के मोल निकाले, नाइट्रोजन के मोल निकाले, हाइड्रोजन के मोल ऊपर, हाइड्रोजन के मोल ऊपर, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट डिवाइड में, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट डिवाइड में, और 1 उधर चला गया मल्टीप्लाई में। तो नाइट्रोजन के मोल अगर मुझे डायरेक्ट निकालना तो ये सब काम करना ही नहीं फर्जी का, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5/3। अमोनिया के लिए निकाले तो अमोनिया का कॉफिशिएंट कितना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। यहां पे देखो, जब मुझे ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का कॉफिशिएंट,
जिससे निकालना हो C3H8 से निकालना तो उसका कॉफिशिएंट डिवाइड में, और ये रहे C3H8 के मोल, ये रहे C3H8 के मोल। अगर मुझे CO2 चाहिए तो CO2 का कॉफिशिएंट, जिसकी मदद से निकालना उसका कॉफिशिएंट, उसके मोल, मोल डिवाइड बाय कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कॉफिशिएंट। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। हो गया खत्म, हो गया मोल कॉन्सेप्ट का खात्मा। ये है डायरेक्ट मेथड कि जिसके भी मोल निकाल रहे हो बच्चों, उसका कॉफिशिएंट गुणे में, मल्टीप्लाई में, जिसकी मदद से निकाल रहे हो उसका कॉफिशिएंट डिवाइड में, और उसके मोल ऊपर, उसके मोल ऊपर। एन मतलब मोल। इतना आसान सा है। अब इसी में तुम 10 पेज करते रह जाते तो काम होता रहता, लेकिन फिर वही बात है, इसको रट लिया तुमने और बाद में गड़बड़ा गए। तो इसीलिए कहा कि पहले तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, 5-6 क्वेश्चन को तरीका बैठ जाए दिमाग में, फिर जैसे मन आए वैसे करो, तुम्हारे हाथ में खेल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड एट STP बाय हीटिंग 7.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विल बी। तो यहां पे रिएक्शन में बता दे रहा हूं, रिएक्शन बता दे रहा हूं। किसी भी बाइकार्बोनेट को जब भी गर्म करते हो, किसी भी बाइकार्बोनेट को जब भी गर्म करते हो, वो पहले कार्बोनेट में बदलता है, वो कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे ये होती है रिएक्शन, तुम आगे पढ़ लोगे। यहां पे देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो यहां पे लगा दिया 2। आई थिंक रिएक्शन हो गई बैलेंस, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। किसकी वॉल्यूम पूछी, CO2 की। किसकी वॉल्यूम पूछी, CO2 की। किसकी दी गई है, इसका मास दिया गया है, इसका मास दिया गया है। देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं, क्या दिया है 7.3 ग्राम, क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछी गई लीटर में। ध्यान से देखना डायरेक्टली कैसे करेंगे, कितने सुंदर तरीके से। जिसने ये छोड़ दिया वो फिर मोल कॉन्सेप्ट में रोता रह जाएगा, हम क्या ही कर पाएंगे फिर। जिसने ये काम छोड़ दिया वो मोल कॉन्सेप्ट में रोता रह जाएगा। 6 ऑक्सीजन तो 96, 2 कार्बन 24, 2 हाइड्रोजन 26, 26 और 4 30 तो 50, 50 और 96, 9 5 14 तो 146। मोलर मास कितना आ गया, 146। ठीक है, देख लेना, मोलर मास चेक कर लेना। देखो क्या निकालना है, ध्यान से देखो। मैं पहले निकाल रहा हूं मोल, किसके निकाल रहा हूं, CO2 के, CO2 के। CO2 का कॉफिशिएंट कितना है, 2। CO2 का कॉफिशिएंट कितना है, 2। किसकी मदद से निकाल रहा हूं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कॉफिशिएंट कितना है, 1। जिससे निकालना हो उसका डिवाइड, जिसको निकालना हो वो मल्टीप्लाई में, जिससे निकालना हो वो डिवाइड, जिसको निकालना हो मल्टीप्लाई में। यहां क्या रखूंगा, उसके मोल। मास कितना है 7.3, मोलर मास कितना है 146। डेसिमल हटा दो, सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा दुगना 20, ये आ जाएगा 10, 10 आ गया तो 1/10 आ गया। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम आ जाएगी 1/10 इंटू 22.4 लीटर, 2.24 लीटर, या इसको मैं लिख सकता हूं 2240 ml, 2240 ml, 2240 ml। यहां मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2230 ना हो गया, 2240 होगा, 2240 ml। इसको सही कर लेते हैं मिसप्रिंटिंग को, ये 2240 ml होगा। देखा हमने कैसे डायरेक्टली किया है, तो ऐसे ही डायरेक्टली हमें बाकी क्वेश्चन में हल सॉल्व करना है। अब यही काम तुम डायरेक्टली ना करना चाहो तो तुम मोल रिलेशन लिख के करो, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे करना चाहो। एक बार जब हम चीजें सीख जाते हैं, चीजों पे कमांड हो जाती है, कमांड होना कंपलसरी है, तो हम चीजों को डायरेक्टली आसानी से कर पाते हैं, चीजों को डायरेक्टली आसानी से कर पाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं उसमें रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट, होमवर्क का मतलब है ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती सॉल्व करो, कहीं से नकल करो तब सॉल्व करो। होमवर्क का मतलब ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है तो उसको अगले दिन आके क्लास में समझना है। तो होमवर्क का मतलब है जेन्युइन ट्राई,
अटेम्प्ट करना है ताकि तुम सीख पाओ कहां गलती है कहां सही है। लाइमस्टोन होता है CaCO3, तो यहां भी वही इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन है। ये इक्वेशन अगर नहीं दिख रहे तो यहां भी वही इक्वेशन है। ये इसलिए दिया गया है क्वेश्चन क्योंकि ये इसी साल के नीट एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन बच्चों इसी साल के नीट एग्जाम में आया था, अभी ताजा ताजा, मतलब अभी तो ये कढ़ाई से निकल के खौल ही रहा था कि मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। इतना ताजा क्वेश्चन है ये कि अभी तक ये कढ़ाई से निकल के ठंडा भी नहीं हुआ था। इसको कहो तो समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है, कितना CO2 की वॉल्यूम बनेगी, CO2 की कितनी वॉल्यूम बनेगी लीटर में जब 90% प्योर लाइमस्टोन को जलाया गया। 10 ग्राम, ये लॉग नहीं लिखा है, ये 10 ग्राम लिखा है। 10 ग्राम 90% प्योर लाइमस्टोन को जलाया गया। तो इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है। अब आजकल तुम्हें तो पता ही है पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, तो जब तक मैं उसके घर लेके आया तो उसमें धूल मिट्टी सब जाके चमक गए, सब जाके चिपक गए। तो क्वेश्चन ये क्या है कि 10 ग्राम तो मैं लेके आया दुकान वाले से, लेकिन दुकान वाले ने भी उसमें चोरी की है। उसने जो दिया 90% ही प्योर था, यानी 10 ग्राम में सिर्फ 90% है मेरे काम का लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी जो 10% है वो उसने इंप्योरिटी दे दी और पैसे ले लिए। लूटा है भाई सीधा सीधा। वापस जाके उस दुकान वाले का गला पकड़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो पहले समझें कि हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए 10 ग्राम लेके आए, 10 ग्राम निकला 90% प्योर, बाकी धूल मिट्टी दे दी उसने। चलो कोई बात नहीं, बाद में उससे झगड़ा करेंगे। पहले समझ लें कि 90% है, तो यानी 90/10, 90/100 इंटू 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। एग्जैक्टली इतना होगा। तो जिसे हम सोच रहे थे 10 ग्राम, वो निकला 9 ग्राम, बाकी 1 ग्राम क्या होंगी, अशुद्धियां। तो कभी कभी हमें एक ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। रियल लाइफ में जैसे काला बाजारी, चोर चकारी, ये सब होता है ना, फर्जी वाला, तो वो फर्जी वाला हो गया यहाँ पे कि जो हम 10 ग्राम सोच रहे थे वो निकला सिर्फ 9 ग्राम, बाकी 1 ग्राम बर्बाद, पैसा बर्बाद हो गया। अब हम जानना चाहते हैं ऐसे 10 ग्राम को गर्म किया तो कितना CO2 मिलेगा, ऐसे 10 ग्राम को गर्म किया तो कितना CO2 मिलेगा। तो जरा सोचो, गर्म तो सिर्फ 9 ग्राम ही होगा ना, जो इंप्योरिटी है उसके लिए तो हमें पता ही नहीं क्या रिएक्शन है, तो वो तो हम मान के चलेंगे उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अब यहां पे सोचते हैं हमें क्या चाहिए, CO2। तो CO2 का कोएफिशिएंट कितना है, 1। किसकी मदद से निकाल रहे हैं, लाइमस्टोन। इसका अमाउंट गिवन है, जिसका दिया है उसी को निकालते हैं। तो किसके मोल रखेंगे यहां पे, लाइमस्टोन के। उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। जो निकालना है उसका कोएफिशिएंट गुणा जिससे निकालना उसके मोल डिवाइडेड बाय जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट। समझ पाए, जो निकालना है उसका कोएफिशिएंट गुणे जिससे निकालना उसके मोल डिवाइडेड बाय जिससे निकालना उसका कोएफिशिएंट। तो 9 ग्राम के लिए पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। ये 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, तो ये आ जाएगा 100। तो मोल ऑफ CO2 आ गया 1 टाइम, मोल कितने, 9 ग्राम है, कितना 9 ग्राम। मोलर मास कितना है, 100 इंटू 1, तो मोल आ जाएगा 9/100। मोल की जगह हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वॉल्यूम, हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आ जाएगी 9/100 इंटू 22.4। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 201.6 बटे 100, तो ये आ जाएगा 2.016 लीटर। 2.016 लीटर हमारा सही आंसर होगा। 2.016 लीटर हमारा सही आंसर होगा। आया समझ में, फटाफट बताओ क्या समझ में आ गया। तो ऐसे कभी कभी परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। करना वही है, हम जो भी अमाउंट एक्चुअल में रिएक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं, हमें उसी अमाउंट से सॉल्व करना है। हमें उसी अमाउंट से सॉल्व करना है जो अमाउंट एक्चुअल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, जो अमाउंट एक्चुअल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। तुम चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे कहो तो लिख दूं, ये वो अमाउंट है जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, और ये वो अमाउंट है
प्रोडक्ट का जो रिएक्शन में बना है। यानी जब हम रिएक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो हम रिएक्शन के ही अमाउंट को पढ़ते समझते हैं। और स्टोइशियोमेट्री डायरेक्टली कैसे लगानी है वो मैंने तुम्हें अभी बता दी। डायरेक्टली लगाना चाहो डायरेक्टली लगाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है। और ये भी क्वेश्चन होमवर्क है जो अभी अभी नीट 2023 की कढ़ाई में से भुनता हुआ जलता हुआ अभी अभी निकाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसलिए लैंग्वेज में एक बार पढ़ दे रहा हूं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। ये क्या लिखा है? 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मार्बल को या कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। इज कितना होगा? रिएक्शन वो दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। ये भी तुम्हारा होमवर्क। रिएक्शन यहां भी बता देता हूं। बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। किसी भी बेस में अगर हम CO2 गैस पास करते हैं तो वो बना लेता है बेरियम अपना कार्बोनेट। ये रिएक्शन होगी यहां पे। बैलेंस है। अब चलो थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं लिमिटिंग रिएजेंट का। पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को अगली क्लास में। थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। देखो हो क्या रहा है। मान लो एक छोटी सी रिएक्शन ले लूं, एक छोटी सी रिएक्शन ले लूं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा है कि तुम्हारे पास रिफिल्स हैं, और तुम्हारे पास पेन है। एक पेन जिसमें दो रिफिल जा सकती हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, दोनों एक साथ होते हैं ना, मल्टी रिफिल वाले पेन। ऐसे पेन आते हैं जिसमें कई सारी रिफिल होती है। तो मान लो एक पेन है जिसमें दो रिफिल जा सकती है। उनके खोखे हैं तुम्हारे पास। खोखे समझते हो क्या? कोई गली वली से है? खोखा मतलब आउटर बॉडी, आउटर बॉडी। अब अगर तुम्हारे पास एक पेन है और एक रिफिल है तो क्या बताओ तुम पेन बना पाओगे? बताओ क्या तुम पेन बना पाओगे? क्योंकि एक पेन में दो रिफिल लगती हैं। एक पेन है जिसमें कितनी रिफिल लगती हैं? दो रिफिल। तो पेन नहीं बन पाएगा। अगर तुम्हारे पास दो रिफिल हैं, अगर तुम्हारे पास दो रिफिल हैं और एक खोखा है, एक खोखा है, खोखा यानी पेन की आउटर बॉडी, तो एक पेन के अंदर तुम दो रिफिल डाल के एक पेन बना ले जाओगे, एक पेन बना ले जाओगे। अब तुम्हारे पास दो रिफिल हैं, एक आउटर बॉडी है खोखा, दो रिफिल है और दो आउटर बॉडी है, दो रिफिल है और दो आउटर बॉडी है। तो दोनों रिफिल तुम एक पेन में डाल दोगे तो एक पेन पूरा बन जाएगा और एक आउटर बॉडी बची रह जाएगी, एक आउटर बॉडी बची रह जाएगी, राइट। अब सोचो तुम्हारे पास 10 रिफिल है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 10 रिफिल हैं और तुम्हारे पास 3 खोखे हैं। 10 रिफिल है और कितने हैं? 3 खोखे। अब क्या होगा? 3 खोखों में तुम दो दो रिफिल डाल पाओगे तो पेन कितने बना पाओगे? पेन तो 3 ही बना पाओगे। 3 में दो दो डालोगे तो 6 रिफिल यूज हो गई। 6 रिफिल यूज होने के बाद तुम्हारे पास 4 रिफिल्स अभी भी बच जाएंगी, 4 रिफिल्स अभी भी बच जाएंगी। तो अगर हम दो चीजों की मदद से कोई काम कर रहे हैं तो दोनों चीजों की कुछ पर्टिकुलर नंबर की रिक्वायरमेंट है या दोनों चीजें एक फिक्स्ड रेशियो में काम कर रही है। जैसे यहां पे रेशियो क्या था? 1:2। यहां पे क्या था रेशियो? 1:2। दोनों चीजें एक फिक्स्ड रेशियो में काम कर रही हैं और दोनों में से कोई भी एक चीज अगर पहले खत्म हो गई, यहां पे क्या हुआ? जब तक मैंने एक पेन बनाया रिफिल खत्म, जब तक मैंने एक पेन बनाया रिफिल खत्म, और रिफिल खत्म मतलब जो खोखा है वो बचा रह गया। तो अगर कोई भी एक चीज पहले खत्म हो जाए, कोई चीज उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए थी, कम नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, कम मत सोचना, कम से गलती होती है। कोई चीज पहले खत्म हो गई तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है कम बन पाया, फाइनल प्रोडक्ट कम बन पाया। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो बीच में धोखा दे देते हैं, उनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट का मतलब जो लिमिट लगाता है। अगले एग्जाम्पल में क्या हुआ? रिफिल 10 थी,
उन 10 रिफिल से हम 20 पेन बना सकते थे, बट हमारे पास खोखे 5 पेन बना सकते थे। खोखे कितने हैं? 3 ही थे। तो इस बार पेन के खोखे पहले खत्म हो गए और देख सकते हो एंड में हमारे पास रिफिल बची रह गई। एंड में हमारे पास रिफिल बची रह गई। तो ऐसी कोई भी चीज जो रिएक्शन में पूरी तरह से खत्म होती है, ऐसी रिएक्शन में भी समझेंगे इसी बात को, ऐसी कोई भी चीज जो रिएक्शन में बच्चों पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी उसका नामो निशान ना बचे, ऐसी कोई भी चीज होगी वो रिएक्शन को कंट्रोल कर ले। क्योंकि खत्म हो गया तो रुक गई रिएक्शन, तो रिएक्शन होगी नहीं होगी वो वही डिसाइड करेगा। और अगर उसने रिएक्शन को बीच में रोक दिया तो चीज जितनी बन सकती है उससे कम बनेगी, उसकी वजह से जो बन सकता है वो कम बन पाएगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की 3 खास बात होती है। रिएक्शन को कंट्रोल करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे कैसे? इस बात से। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानेंगे कैसे? इस बात से। और एक बात और ध्यान रखो, कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट जो गिवन क्वांटिटी है उसको देख के नहीं बता सकते हैं। जो गिवन क्वांटिटी है उसको देख के हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ भी बताना संभव नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कुछ भी बता पाना संभव नहीं है। हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताएंगे कैसे, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा मुझसे अगले एपिसोड में, ठीक है? तो लिमिटिंग रिएजेंट को अगर जानना चाहते हो, अगर ये क्यूरियोसिटी तुम्हारे दिमाग में खा रही है, तो इस सस्पेंस को खोलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें के फॉर कमल से। आज का होमवर्क क्या है? रिवाइज करना है स्टोइचियोमेट्री को। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, कुछ क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो। मोल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मोल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा सबसे जरूरी काम, हंसते रहना है बच्चों, खुश रहना है। खुश रहते हैं तो अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्ट्रेस टेंशन लेने की तुम्हारी कोई उम्र नहीं है अभी, तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन मत लो। हंसते रहो, हंसते हंसते ही पूरा नीट सिलेबस कट जाएगा और आराम से हम केमिस्ट्री को मास्टर करके, नीट में हमारा टारगेट क्या है? केमिस्ट्री में 180 में से 180 लाने हैं। अब लाने हैं तो मेहनत करेंगे, लेकिन हंसते हंसते मेहनत करेंगे, उस मेहनत को बोझ नहीं बनने देंगे। तो मिलेंगे बच्चों अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल। बाय बाय। अच्छा, हो गया।